देखो अपन ने 1.1 कंप्लीट कर ली, 1.1 कंप्लीट कर ली ना। उसमें कौन कौन सी परिभाषाएं सीखी अपन ने? प्राकृत संख्या की, पूर्ण संख्या की, पूर्णांक संख्या की और परिमेय संख्या की, इनकी सीख लिए। अब अपन सीखेंगे अपरिमेय संख्या की। 1.2 शुरू करने से पहले किसकी सीखेंगे? अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिनको अपन किसे बोलेंगे? इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? उसको तो रेशनल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा ये थी कि जिन संख्याओं को अपन किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अब इसकी विपरीत कर लेंगे परिभाषा को। जिन संख्याओं को अपन किसके रूप में नहीं लिख सकते? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। तो लिख लेता हूं मैं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्या, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या समझ गए आप? समझ गए। उसके बाद अपन एक और परिभाषा देखेंगे, उसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, इसके उदाहरण भी तो दे लेते हैं ना अपरिमेय संख्या की। जैसे जिनका पूर्ण रूप से रूट आता है वो तो परिमेय हो गई ना। जैसे 4 है, 4 का रूट लेंगे तो कितना आएगा? 2। 4 का रूट लेंगे तो कितना आएगा? 2। तो 4 रूट के 4 तो क्या हो गया? परिमेय संख्या। लेकिन 5 का रूट नहीं आता, तो देखो एक तो कौन? रूट 2। इसका रूट 2 पूर्ण संख्या नहीं होता, तो ये कौन सी हो गई? अपरिमेय संख्या। और कौन सी हो गई? रूट 3। रूट 4 नहीं होगी, रूट 4 तो कौन क्या होगी बेटा? परिमेय होगी, क्योंकि रूट 4 का 2 हो जाएगा और 2 पूर्ण संख्या है, उसको 2/1 लिख सकते हैं। वैसे ही और आगे बढ़ा सकते हैं अपन संख्या, है ना। रूट 5 ऐसे बढ़ा सकते हैं। और पाई का मान होता है ना, वो भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय यानी कि उसको P/T के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है ना, उसको अपन लिखते हैं लेकिन उसको पूर्ण रूप से नहीं लिख सकते, क्योंकि वो कभी शांत नहीं होती। और वैसे कोई सी भी संख्या दशमलव में जो शांत नहीं होती, आगे चलती रहती, उसको भी क्या बोल सकते हैं अपन? अपरिमेय संख्या। अब वास्तविक संख्याएं समझेंगे। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्या उन्हें कहेंगे तो परिमेय प्लस अपरिमेय, दोनों संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। परिमेय भी आ जाएगी इसमें और अपरिमेय भी आ जाएगी। तो मैं लिख लेता हूं, सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को, सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि जो ये वास्तविक संख्या होती है ना, ये कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है ना, इसमें परिमेय भी आ जाती है प्लस कौन सी संख्या आ जाती है? परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या दोनों ही आ जाती, जिनको P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। ठीक है। और ये वास्तविक संख्या, जो भी संख्याएं होती है ना, परिमेय और अपरिमेय, इन वास्तविक संख्याओं को किस पे लिख सकते हैं अपन? संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो ये भी लिख लेता हूं मैं, वास्तविक संख्याएं संख्या रेखा
पर अद्वितीय बिंदु के रूप में निरूपित होती है या उनको कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि अपन ने समझ लिया परिमेय संख्या 1/2, 3/4, वो तो अपन ने समझ ली, अभी बनाए थे ना, सवाल बेल करे थे। लेकिन √2, √3 इनको भी किस पे लिख सकते हैं अपन? संख्या रेखा पे। उनको कैसे लिखेंगे ये 1.2 में देखेंगे अपन। ठीक है ना। तो इनको तो उतारो, फिर अपन 1.2 चालू करते हैं। देखो अपन को 1.2 का पहला सवाल है कथनों के सत्य और असत्य बताने, और इसका क्या देना है अपन को? कारण भी देना है। तो पहला क्वेश्चन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो देखो अपन ने दोनों की परिभाषा समझ ली है। दोनों की परिभाषा समझ ली ना अपन ने। एक तो परिमेय संख्या की परिभाषा समझी। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या थी? जिन संख्याओं के अपन p/q के रूप में लिखते हैं उनको तो क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। फिर अपरिमेय की क्या थी परिभाषा? p/q के रूप में नहीं लिख सकते। फिर वास्तविक की भी लिखी थी परिभाषा। वास्तविक की क्या? वास्तविक संख्या किनका सम्मिलित रूप है? परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का। किनका रूप है सम्मिलित रूप? परिमेय और अपरिमेय। तो देखो अपरिमेय वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी आएगी और अपरिमेय भी आएगी। यानी कि जो अपरिमेय संख्या में प्रत्येक वास्तविक संख्या होगी ना, प्रत्येक अपरिमेय, तो ये कथन क्या है? सत्य है। सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। यानी कि दोनों ही आती है ना इनमें। तो वास्तविक संख्या में परिमेय भी आती है और क्या आती है? अपरिमेय भी आती है। दोनों का क्या है? संग्रह है। इसलिए ये कथन क्या है? सत्य है। ठीक है। आगे देखो दूसरा सवाल। दूसरे में क्या बताने हैं? संख्या रेखा पे प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, आगे प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। जहां m एक प्राकृत संख्या है। m क्या है? प्राकृत संख्या है। इसका अपन को उत्तर देना है भाई, ये कथन सत्य है, असत्य है, और जो भी है वो क्यों है। ठीक है ना। तो देखो संख्या रेखा पे प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। तो √m के रूप में होता है, ये आवश्यक नहीं है। पूर्ण संख्या भी तो होती है ना। संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या क्या होती है? एक पूर्ण संख्या और एक क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। पूर्ण संख्या के वर्गमूल के रूप में नहीं होती। अपन संख्या रेखा बनाए थे ऐसे, ये संख्या रेखा बनाए थे ना। तो यहाँ पे क्या था? 0, इधर धनात्मक लेते हैं दाईं तरफ 1, 2, 3, और इधर बाईं तरफ क्या लेते हैं? ऋणात्मक। जो भी अपन संख्या रेखा पे बनाए थे, तो ये √m के रूप में वास्तविक संख्याओं की जो ये संख्या थी, इन संख्याओं के रूट के रूप में था क्या? वर्गमूल के रूप में नहीं था। एक पूर्ण संख्या के रूप में थे। वर्गमूल के रूप में कि ये नहीं है। ये किसके रूप में है? तो पूर्ण संख्या के रूप में है। तो मैं लिख लेता हूं, ये कथन क्या हो गया?
असत्य। असत्य क्यों हुआ? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में नहीं होता। कुछ हो सकते हैं लेकिन प्रत्येक बिंदु नहीं होता। उनमें से कुछ क्या हो सकती है? पूर्ण संख्या होती है। ठीक है ना? आगे देखो, इसका थर्ड है। तीसरे में क्या करना है अपन को? तीसरे में बताना है अपन को प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो, इसमें भी वही वापस पहले वाली परिभाषा आ गई थोड़ी सी घूम के। परिमेय संख्या वास्तविक हो सकती है लेकिन प्रत्येक वास्तविक परिमेय नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक क्या होती है? दोनों का मिश्रण होता है, परिमेय का भी और अपरिमेय का। तो प्रत्येक नहीं हो सकती, कुछ परिमेय भी तो हो सकती है ना, कुछ अपरिमेय हो सकती है। तो यह आवश्यक नहीं कि सभी अपरिमेय हो, कुछ क्या हो सकती है? परिमेय भी हो सकती है। ठीक है ना? आगे ये बात समझ में? तो यह कथन भी क्या हो गया? असत्य। क्यों हुआ? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। ये चीज आ गई समझ में? दोनों का, ये एक का नहीं है केवल सिर्फ। ठीक है ना? ये पहला सवाल हो गया। सवाल नंबर 2 में आ जाते हैं। ठीक है? 2 में क्या करना है अपन को? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? क्या बताना है? सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। तो देखो, ये इसका भी कथन का सत्य और असत्य बताना है और इसके कुछ उदाहरण भी बताने हैं अपन को। तो देखो, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। कोई भी संख्या होती है, धनात्मक संख्याएं होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कितने भी है ना, तो उनका वर्गमूल लेंगे तो वो जरूरी नहीं कि हमेशा अपरिमेय आए, परिमेय भी आ सकता है। जैसे रूट का 1 का लेंगे, 1 का रूट कितना आता है? तो परिमेय हो गया ना एक। तो फिर 2 का रूट लेंगे, 2 का रूट आता है क्या? नहीं आता 2 का, तो 2 क्या हो गया? अपरिमेय। फिर 3 का लेंगे, 3 का भी नहीं आता, तो 3 क्या हो गया? अपरिमेय। फिर 4 का रूट लेंगे तो 4 का रूट लेंगे तो क्या कितना आएगा? 2। 2 क्या हो गया? परिमेय। तो मतलब धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेंगे तो वो अपरिमेय नहीं होगा, वो परिमेय भी हो सकता है। तो ये कथन भी क्या हो गया? असत्य। क्या हो गया बेटा? असत्य क्यों हुआ? क्योंकि धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता। वह अपरिमेय नहीं होता। वह दोनों ही हो सकते हैं ना। वह परिमेय व अपरिमेय हो सकते हैं। वो दोनों ही क्या हो सकते हैं? परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय। ऐसे उदाहरण भी दे देते हैं अपन, यहाँ दे देता हूँ इसके उदाहरण। ठीक है ना? जैसे रूट 1 का
अपरिमेय संख्या आएगी ना, रूट 1 का कितना आएगा, ये रूट 1। फिर 4 का वर्गमूल, 4 का रूट कितना आएगा 2। ये परिमेय आ रहे हैं ना जो भी। फिर रूट 9 का आएगा, कितना आएगा 3। फिर रूट 16 का 4। ये जो भी संख्या आ रही है परिमेय संख्या आ रही है ना। फिर आगे भी बढ़ा सकते हैं इसे उदाहरण, रूट 25 का 5। ऐसे अपन इनको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 2 सवाल हो गए अपने, है ना, ठीक है। उतारो इनको। देखो अब अपन को अगले सवाल में क्या करना है, रूट 5 दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। सवाल नंबर 3, रूट 5, आवाज नहीं बेटा, रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करे, है ना। रूट 5 को संख्या रेखा पे क्या करना है, निरूपित। अब देखो अपन ने अभी तक देखा तो पूर्ण संख्याओं को करे थे ना, रूट वाली संख्याओं को कैसे करेंगे वो देखेंगे अपन अलग तरीके से, है ना। तो देखो पहले तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से जानते हो ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एक बार लिख देता हूं मैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना। तो अपन जो भी रूट वाली संख्या जाती है तो इसको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो मैं रूट 5 को किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 5 को किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 को। अब देखो स्क्वायर रूट लेना है तो रूट लेने के बाद इनका स्क्वायर हट जाएगा, इनका क्या हट जाएगा, रूट। तो 5 का तो वर्गमूल लेने पर क्या लिख लेता हूं मैं, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो 5 का तो क्या जाएगा, रूट 5। 2 स्क्वायर का क्या जाएगा, केवल 2 ही रह जाएगा, है ना। और 1 का क्या रह जाएगा, 1, ठीक है। या फिर 2 स्क्वायर का रूट ले लेना है और या 1 स्क्वायर का भी क्या लेना है, रूट ले लेना है। अब मैं एक क्या करता हूँ, संख्या रेखा बनाता हूँ। अब अगर मान लो अपन पाइथागोरस प्रमेय कब उपयोग में लेते हैं, जब त्रिभुज कैसा हो, समकोण हो, एक कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। अगर एक 90 डिग्री का नहीं होता तो अपन पाइथागोरस प्रमेय काम में नहीं लेते, केवल ये समकोण त्रिभुज होता है ना तभी लगता है पाइथागोरस प्रमेय। तो मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ इस प्रकार से। इसमें मैं क्या बना लेता हूँ, संख्या रेखा। तो यहाँ पर कितना है, 0 1 2 3, 0 1 2 3, है ना। तो देखो मैं एक तो 2 ले लेता हूँ और एक कितना ले लेता हूँ, 1, 5 नहीं लेना भी, है ना। तो मैं आधार तो कितना ले लेता हूँ, 2, आधार तो कितना ले लेता हूँ, 2, और लंब कितना ले लेता हूँ, 1। तो इसको मिटा देता हूँ मैं। इसकी लंबाई कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। इसकी लंबाई कितनी आ गई, 2, और इसका ऊंचाई कितना आ गया, 1। यानी कि मैं इस प्रकार से त्रिभुज बनाने का प्रयास करूंगा और ओ को केंद्र मानूंगा। तो ये इस प्रकार से क्या बन गया, त्रिभुज। तो ये संख्या कितनी आई, रूट के 5। कर्ण कितना आएगा, रूट के 5। और इनका नाम दे देता हूँ, ये तो क्या बनेगा, a, और ये क्या बनेगा, b। तो इस पे लिख लेता हूँ मैं। यहाँ आधार क्या है, आधार OA, आधार OA बन रहा है ना। OA बराबर 2 इकाई, लंबाई नहीं नाप रहे तो 2 इकाई लिखेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं नाप रहे, इकाई बोलेंगे ना। आधार 2 इकाई व लंब क्या बन रहा है, AB बराबर 1 इकाई लेने पर, दोनों को क्या लेंगे, 2 इकाई और 1 इकाई लेने पर कर्ण क्या है, OB रूट 5 होगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में।
यहाँ तक आ गया। अब अपन को तो इधर ऊपर थोड़ी लेना है, अपन को तो क्या करना है, संख्या रेखा पे लेना है। संख्या रेखा पे लेना है तो अपन एक काम कर सकते हैं, अपन कोई भी प्रकार लेते हैं, प्रकार से अपन चाप काटते हैं तो चारों तरफ बराबर लंबाई का बनता है ना, तो मैं प्रकार को कहाँ पे रखूँगा, ओ पे, है ना। ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर प्रकार को B पर रखकर, इस संख्या का नाम देता हूं मैं OX, है ना, संख्या रेखा। B पर, O को केंद्र मानकर प्रकार को B पर रखकर संख्या रेखा OX पर एक चाप काटेंगे। क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे, है ना। तो देखो मैं यहाँ बना लेता हूँ इसको, इस प्रकार से अपन ने बना लिया। यहाँ पे O केंद्र था, यहाँ पे A था, और ये क्या बन गया था, B, है ना। ठीक है, इनकी लंबाई 2 थी, इसकी लंबाई 1 थी, इसकी लंबाई कितनी थी, √5। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखो, अब मैं यहाँ पे प्रकार को यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ से इस प्रकार से क्या काट रहा हूँ, चाप काट रहा हूँ। संख्या रेखा पे जो बिंदु कट करेगा उसको क्या बोलेंगे, P। क्या बोलेंगे, P। तो इस प्रकार से ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है ना, इस प्रकार से अपन को जो OP मिलेगा, इसकी लंबाई कितनी होगी, √5। कितनी होगी बेटा, √5, क्योंकि बराबर लंबाई का काटेगा ना ये तो चाप, यहाँ से बराबर लंबाई होती है ना। तो इस प्रकार से चाप काटेंगे और उसको नाम दे देंगे इस प्रकार संख्या रेखा पर, संख्या रेखा क्या है अपने पास, OX पर क्या, OP रेखाखंड, OP रेखाखंड की लंबाई √5 प्राप्त होगी। यहाँ तक आ गया समझ में। देखो कुछ चीजें होती है, रेखाखंड और किरण, तीनों में अंतर समझते हो क्या। एक तो क्या होता है रेखाखंड, ये एक्स्ट्रा चीज है, इसे समझा रहा हूं मैं आपको, है ना। एक तो क्या होता है रेखाखंड, एक क्या होता है रेखा, और एक क्या होता है किरण। इनमें अंतर जानते हो क्या, तीनों। रेखाखंड तो क्या होता है, एक समान एक लंबाई का रेखाखंड होता है जिसमें दोनों शीर्ष, दोनों किनारे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। न तो कोई रेखा इधर बढ़ा सकते हैं इसको, न कोई रेखा इधर बढ़ी। मान लो इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, कितनी है, तो 2 सेंटीमीटर फिक्स रेखाखंड हो गया। आ गया समझ में। इसकी लंबाई दोनों तरफ और अग्रसर नहीं होती, और बढ़ी हुई नहीं होती। यहाँ पर ये क्या होती है, फिक्स होती है। रेखा में क्या होता है, सीधी रेखा कितनी भी लंबी बढ़ा सकते हैं, रेखा को क्या कर सकते हैं, कितनी भी लंबी बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से इसमें कोई भी अंत नहीं होते, दोनों तरफ क्या होते हैं, कोई भी अंत नहीं होता। इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं दोनों तरफ से। आ गया समझ में। किरण क्या होता है, एक बिंदु से निकलती है। क्या होता है, एक बिंदु से निकलती है और एक दिशा में कितनी भी लंबी जा सकती है। इस प्रकार से किधर भी एक ही दो अलग अलग किरणें बना दिया मैं ना। तो तीनों में अंतर समझ गए ना, रेखाखंड, रेखा और किरण में। ठीक है, तो अपन अगर इसकी √5 नापे इसकी लंबाई इकाई, तो ये रेखाखंड बोलेंगे ना इसको। जो भी लंबाई नाप के बनाते उसको क्या बोलते हैं अपन, रेखाखंड। रेखा अलग होती, रेखा तो सीधी चलती ही जाती है। ठीक है ना, उतारो।